आ गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। गैरसैंण में अब 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र होगा। बता दें 4 मार्च को प्रदेश में बजट पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की समितियों में संशोधन भी किया गया। जल्द अब महाकुंभ की एसओपी भी जारी कर दी जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें गैरसैंण में अब 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र शुरू होगा। 4 मार्च को बजट पेश होगा। बता दें स्वच्छ भारत मिशन की समितियों में संशोधन भी किया गया है। इसके साथ ही जल्द ही महाकुंभ को लेकर एसओपी भी सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर महाकुंभ के लिए एसओपी भी जल्द जारी करने की बात कही गई। इसके साथ आपको बता दें गैरसैंण में 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा और 4 मार्च को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। गैरसैंण में 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र होगा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कई बड़े फैसले लिए गए इस बैठक में। जी बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में आहूत की गई थी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। हालांकि कैबिनेट बैठक में कुल 5 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे, जिनमें से 4 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मोहर दी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कैबिनेट बैठक थी वो महाकुंभ को लेकर एसओपी जारी करने को लेकर के, साथ ही मुख्यमंत्री अगले कुछ दिनों में इस पर संशोधन करने के बाद एसओपी जारी कर सकते हैं कुंभ की। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र है, यानी कि जो बजट सत्र है, वो आहूत किया जाएगा, जो कि गैरसैंण में आहूत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 4 मार्च को जो उत्तराखंड का बजट है वो आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक रही, जिसमें कि जल जीवन मिशन में 97 पदों की जो संस्तुति है वो कैबिनेट के समक्ष लाई गई। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन में जिला स्तर पर बनाई जाएगी समिति, जिसको अब संशोधित करने की बात इस कैबिनेट बैठक में कही गई है। तो कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक ये आज की रही है। जी सुभाष गौड़, ये बताया कि 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस बार प्रदेश की जनता को इस बजट से क्या कुछ खास उम्मीदें होंगी? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहने वाला है, क्योंकि चुनावी वर्ष और ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि कुछ इस प्रकार का बजट वो जनता के लिए लाएं, ताकि आने वाले चुनाव में उनकी सरकार से वापस लौट सके। साथ ही जनता की भी काफी उम्मीदें सरकार से होंगी, क्योंकि भाजपा को भारी बहुमत के साथ ही उत्तराखंड में विधायक चुन के उनके आए और उनकी सरकार भी उत्तराखंड में। तो खास बात ये रहेगी कि गैरसैंण में ये सत्र होना तो जनता हित जुड़ा हुआ ये सत्र हो सकता है और बजट हो सकता है, ताकि आम जनमानस जिस तरीके का बजट की उम्मीद कर रहे थे वो बजट उन लोगों को मिल पाए। जी सुभाष, देखिए विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बाकी है। ऐसे में 1 मार्च से 10 मार्च का बजट सत्र रखा गया है। ऐसे में विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठा सकते हैं इस सत्र में? जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि पिछले 4 सालों में उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आम जनमानस को कोई फायदा हो। और उसके साथ ही कानून व्यवस्थाएं या फिर रोजगार की मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाता हुआ नजर आया है सभी विधानसभा सत्र के दौरान। ये एक महत्वपूर्ण सत्र है और इस सत्र को भी राजधानी देहरादून की जगह जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां आहूत किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि पहाड़ की समस्याओं को लेकर भी विपक्ष कई सरकार पर सवाल खड़े कर सकता है। और क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा को घोषित किया है ग्रीष्मकालीन गैरसैंण को, तो ऐसे में सरकार ने इन 1 साल में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए क्या महत्वपूर्ण काम किए, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सदन में जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। जी सुभाष, देखिए कोरोना काल के बीच बजट पेश होगा। ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो क्या सरकार की ओर से क्या कुछ रिलीफ मिल पाएगा इस बार के बजट में? जी बिल्कुल, काफी अहम बजट रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया चुनावी वर्ष है, तो सरकार चाहेगी कि सभी तबके के लोगों को इस बजट में जोड़ा जाए, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों या फिर उच्च वर्ग या फिर जो गरीब रेखा से नीचे के लोग होते हैं, सभी लोगों को सम्मिलित करके ये बजट बनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि
बजट को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम जनमानस से भी कहा था कि वो अपने बजट पर राय दे, ताकि आगामी जो बजट सत्र होना है उसमें उन बजटों को शामिल किया जा सके जो महत्वपूर्ण चीज हो। तो कहा चलिए सुभाष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की दोनों बैठकों का हुआ है। इसमें सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। इससे अलग जो जनजीवन मिशन है इसके ढांचे को आज अनुमति दी गई है। जो सत्र था इसको आहूत करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 1 मार्च से 10 मार्च के मध्य में होगा। 2 सामान्य नियमावली आई हैं, एक पुलिस से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज टोटल ये 5 थे, जिसमें से एक को अगली कैबिनेट के लिए रेफर किया गया है। 4 पर निर्णय लिया। स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंतर्गत एक जिला स्तर पर एक हमने जिला समितियां बनाई थी, जिसमें जिला अधिकारी उसमें अध्यक्ष थे और मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष थे। ये बनाई गई थी 24 फरवरी को। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया है। इसमें किया गया कि इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे। एक माननीय सांसद या सांसद से भारत सरकार में मंत्री, उनको सदस्य के तौर पर था। उनकी जगह उनके द्वारा नामित इसमें सदस्य होंगे। इसी प्रकार विधायक या विधायक के तौर पर मंत्री, इनके द्वारा नामित सदस्य इसके सदस्य होंगे। बस ये संशोधन किया। एक जल जीवन मिशन का जो ढांचा था उस ढांचे को आज स्वीकृति दे दी गई है। उस ढांचे में जो टोटल पद उन्होंने मांगे थे, उन पदों की संख्या थी लगभग 129, लेकिन वित्त विभाग की सहमति से 97 पदों पर सहमति प्रदान की गई है। उन 97 जो पद थे, उन पदों में अगर मैं अलग अलग बताऊं, इसमें अपर निदेशक का पद था, कार्यक्रम क्रियान्वयन का, परियोजना प्रबंधक का पद था, परियोजना प्रबंधक, वित्त अनुसरण, समन्वयक, हाइड्रोलॉजिस्ट और अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक, टेली सहायक, लेखा सहायक, बहुउद्देश्य कर्मी, इस प्रकार 97 पदों को आज अनुमति प्रदान कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के महिला विंग के आईसीयू का लोकार्पण किया। सीएम ने 132 नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाने से पहले एम्बुलेंसों की जांच पड़ताल भी की। सीएम ने कहा, राज्य की अटल आयुष्मान योजना के तहत 2,30,000 से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। राज्य के दूरस्थ इलाकों में भी आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई और अगले 6 महीने के अंदर राज्य में डॉक्टर्स और नर्सेज के खाली पड़े सभी पदों पर नियुक्ति भी कर दी जाएगी। तो सीएम त्रिवेंद्र ने आज आईसीयू और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही सीएम ने 132 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। अटल आयुष्मान योजना के तहत लोगों को इससे काफी लाभ पहुंचने की भी बात सीएम ने कही। सीएम ने कहा, दूर इलाकों के कराई आईसीयू और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई, यानी कि लोगों को अब आईसीयू और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आने वाले 6 महीनों में जो खाली पड़े डॉक्टर और नर्सेज की जो पद है उन्हें जल्द ही भर दिया जाएगा। बता दें, अटल आयुष्मान योजना के तहत लोगों को काफी लाभ मिलने की भी बात सीएम द्वारा की गई। देखिए, हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे हम, ये हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था। और आप देखेंगे कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एक सार्वभौमिक योजना उत्तराखंड के लिए हमने प्रारंभ की और जिसमें अभी तक 2,30,000 से अधिक लोगों ने सेवाएं ली हैं, यानी कि 2,32,000 से अधिक लोगों ने अपना इलाज कराया है।
और इसमें लगभग 25% लोग ऐसे हैं कि जो गंभीर किस्म की बीमारियों से ग्रसित थे, यानी कि जो जानलेवा जो बीमारियां हो सकती थी। जो हमारी राज्य की जो दूरस्थ हमारे पर्वतीय जनपद हैं, अस्पताल हैं, वहां पर हमारे पास आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज सभी में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा दे दी गई है। डॉक्टर्स भी दुगने से अधिक हुए हैं इन 3 सालों में। मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज इन सालों में हमको स्वीकृतियां मिली हैं। और जो एक कनेक्टिविटी चाहिए, उस दृष्टि से 108 हमने अभी 2 साल पहले राज्यवासियों को समर्पित की, और अभी 132 यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये 271 एम्बुलेंस, और जिनमें जो एडवांस श्रेणी की हैं, ऐसी भी कुछ हैं, उनको राज्य को समर्पित किया है। इसके अलावा समय समय पर हम आवश्यकता पड़ती है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी हम अपने पेशेंट्स को लाते हैं, जरूरतमंदों को लाते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी है। अभी 2500 नर्सों की भर्ती का काम चल रहा है, 720 डॉक्टर्स की भर्ती का काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में राज्य में जो हमारी पद हैं, डॉक्टर्स के हों चाहे नर्सेज के हों, वो हमारे फुलफिल हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि राज्य को हम एक बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। उस दिशा में राज्य ने ठोस पहल की। वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने गांधी नेत्र अस्पताल में नए आईसीयू का लोकार्पण किया। सीएम ने इसके साथ ही 71 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद 108 के बड़े बेड़े में शामिल एम्बुलेंस हो गई। सीएम ने कहा, जनता को मिल पाएगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो देहरादून में नए आईसीयू का शुभारंभ किया गया सीएम द्वारा। सीएम त्रिवेंद्र ने गांधी नेत्र अस्पताल का दौरा किया, निरीक्षण किया। इसके साथ ही 71 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और कृषि बिल के विरोध में किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने में तुली है, और कहा अगर सरकार ने किसानों की मांगों नहीं मानते हैं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने किसानों पर लादने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर विरोध करने का काम कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन और पुतला दहन किया। और साथ ही साथ जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और सरकारों ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो वो महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेगी। लेकिन महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है। गैस का सिलेंडर 800-900 रुपया में मिल रहा है। पेट्रोल जो है 85 पार चला गया है। डीजल 75 पार चला गया है। गरीब आदमी की सीमा से जो है दाल सब्जी जो है वो बाहर है। गरीब आदमी की थाली से भोजन छीनने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। कि आज कांग्रेस सड़कों पर है। ये संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में होने वाले वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग गई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में चुनाव में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव के लिए सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत की। म्युनिसिपल रोड स्थित एक होटल में सदस्यता अभियान शुरू करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में 6 माह के भीतर ही पार्टी से 10,000 सक्रिय कार्यकर्ता जुड़े। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केजरीवाल मॉडल को लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए वीडियो रवाना की जाएगी। एक वैन में 5 कार्यकर्ता होंगे। इस अभियान में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। पूरे प्रदेश में अभियान के तहत 6,500 जनसभाएं गांव में और 300 बाजारों में भी जाएंगी। आपका मिशन 2022 दिल्ली के डिप्टी सीएम का उत्तराखंड दौरा।
ये सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान रहेगा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का। यहाँ पर 70 वीडियो वैन, यानी कि हर विधानसभा के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो वैन यहाँ से अभी हम लोग रवाना करेंगे, उनको फ्लैग ऑफ करेंगे। और इन 70 वीडियो वैन्स में 350 कार्यकर्ता, हर एक वैन में लगभग 5 कार्यकर्ता डेडिकेटेड कार्यकर्ता रहेंगे। लगभग 350 कार्यकर्ता अगले 45 दिन तक उत्तराखंड की हर एक विधानसभा में गांव-गांव तक जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, सभाएं करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज देंगे। उत्तराखंड में भी केजरीवाल कैंपेन के तहत अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज देंगे कि किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में उत्तराखंड के लोगों के सपनों को तोड़ा है, यहाँ के संसाधनों को लूटा है, यहाँ के लोगों को यहाँ से पलायन करने पर, बेरोजगारी की परिस्थिति में पलायन करने पर मजबूर किया है। और ये भी संदेश देंगे कि किस तरह से केवल 5 साल 6 साल के अवसर मिलने पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बदलाव किए, वहाँ के स्कूलों से लेके, अस्पतालों से लेके, बिजली पानी तक। उत्तराखंड में केजरीवाल कैंपेन का मतलब यही है कि उत्तराखंड में भी अच्छे स्कूल, उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब है उत्तराखंड में भी अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, गांव-गांव में अच्छे सरकारी अस्पताल, यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग, यहाँ के लिए रोजगार, यहाँ के लोगों के लिए ऐसी नीतियां बनाना ताकि यहाँ के लोग यहीं पे अच्छे जीवन व्यतीत कर सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के दर्जा राज्य मंत्री शादाब शम्स काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को खुले मंच पर आकर ब्यौरा प्रस्तुत करने की भी बात कही। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में 15 सूत्रीय क्रियान्वयन कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री शादाब शम्स अपने 2 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम समिति के करोड़ों रुपए के विकास कार्य उधम सिंह नगर में किए जा रहे हैं, जिसका उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। देखिए, मेरा 2 दिन का दौरा है। माननीय प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी मेरे पास है, उसके बहुत सारे काम ज़िला उधम सिंह नगर में चल रहे हैं और कई 100 करोड़ से ऊपर के काम हैं। तो उन कामों का निरीक्षण करना और उन कामों की जानकारी लेना कि जो काम चल रहे हैं सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा है। तो उसके निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ। मेरा 2 दिवसीय दौरा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रदेश में 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चल रही है। और हम ये मानते हैं कि जब हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करते हैं तो किसी कीमत पर भी कहीं भ्रष्टाचार किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा ध्येय है। और कमिटमेंट को वापस अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग बातें करते थे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत बीजेपी में क्या होता है, बीजेपी की सरकारें क्या काम करती है, तो हम बताने आए हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा में सरकार शिक्षा के प्रति बेहतर काम करने जा रही है। पिछले 4 सालों में सरकार ने सबसे पहले उत्तराखंड के हर महाविद्यालय को प्राचार्य दिए, जिससे पठन पाठन में बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा राज्य के उन महाविद्यालयों के जर्जर भवनों की जगह नए भवन भी बनाए जाएंगे, जिससे शिक्षण कार्य ठीक तरीके से संपन्न हो सके, क्योंकि अधिकांश जगहों में शिक्षण भवनों की हालत ठीक नहीं है। यही नहीं, मार्च 2021 तक सभी कॉलेजों को वाईफाई से लैस कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को पठन पाठन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि बच्चे इंटरनेट तकनीक के जरिए पठन पाठन में और सुधार लाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। गवर्नमेंट ने, मैं कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी 2 की तो मैं चर्चा करना ही चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही कृपा से, उनके ही प्रयत्नों से आज जो हायर एजुकेशन की जो व्यवस्थाएँ हैं वो बहुत ही जो है सटीक हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं। कहीं भी आप जाके देख लीजिए, आप हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में बिल्डिंग बनने लगी है, बिल्डिंग बन चुकी है। और अधिकांश में तो इस साल जो है, क्योंकि हमारे माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं वो सीधे सीधे उनको टाइम देते हैं कि हम देखिए फलाने दिन हम जो है आपके वहाँ इनोवेशन करने आ रहे हैं और आप जो है इस बिल्डिंग को तैयार रखिए। और उसमें उससे वो इधर उधर टस मस नहीं होते। अगर उन्होंने कहा कि मैं 10
फरवरी को आऊँगा तो ठीक 10 फरवरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो है सारी खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिले के सीमांत गांव बुगावला में एक युवा किसान पीएम के सपने को खेत खलियान में धरातल पर उतारने के लिए जी जान से लगा हुआ है। इस युवा किसान ने प्रधानमंत्री के सपने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्मित सेमी मशरूम प्लांट लगाया और यह किसान कई वर्षों से बंजर जमीन पर शिमला मिर्च और गेहूं की फसल लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। सोमवार को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मशरूम के सेमी ऑटोमेटिक स्वदेशी निर्मित प्लांट का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कृषि सेस और नई कृषि नीति को किसानों के हित में बताया और कहा कि बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड हर जगह हो चुका है। अगर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर उस पर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जाएंगे। तो आज ये भारद्वाज बंधुओं ने जो ये एमबी फ्रूट के नाम से यहाँ पे पहले भी यहाँ पे आया हूँ, 2 टन मशरूम का उत्पादन डेली करते थे। आज जो ऑटोमेटिक मशीन लोगों ने लगाई है इसमें 3 टन पर डे मिनिमम आने का बताया गया। तो 5 टन मशरूम पर डे का उत्पादन ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और निश्चित रूप से इससे मशरूम के प्रति लोगों में जो नौजवान हम चाहते हैं कि मशरूम से जुड़े और उस पर वो इससे इंस्पायर होंगे। हम लोगों ने लगाया, इससे हम बहुत मोटिवेट हुए। अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जैसे विज़न था कि हम लोग सशक्त भारत बनाएं और बाहर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडिया में डेवलप करें। और ये जो नया प्लांट हम लोगों ने लगाया है इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये पॉलीथीन फ्री है। जो अब तक के जितने मशरूम प्लांट है, जैसे मेरा भी पुराना प्लांट है, इंडिया में जितने भी प्लांट हैं 99.99% पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। वो 9-10 किलो के बैग कंपोस्ट के भरे जाते हैं, उनको रखा जाता है। ये पहला प्लांट है जो हम लोगों ने पूरा इसको भारत में बनाया, ऑन साइट बनाया और इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली से देश की चारों दिशाओं में 4 स्वर्णिम विजय मशाल रवाना की गई थी। आज स्वर्णिम विजय मशाल जरूर की छावनी बीईजी सेंटर हेडक्वार्टर पहुंची, जहां पर बेहद गर्मजोशी के साथ मशाल का सैन्य अफसरों और जवानों ने स्वागत किया। दरअसल 16 दिसंबर को दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को रवाना किया। जो है आज बीईजी ग्रुप एंड सी में आई है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिशाओं में ये मशाल निकाली है, जिसका आज यहाँ पर स्वागत हुआ, जिसमें सभी आर्मी के लोग, ब्रिगेडियर और सभी लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया वो यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल्स और ब्रिगेडियर वगैरह यहाँ मौजूद हैं और अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। आज वो उस चीज़ को याद कर और ये विजय दिवस को जो है 50 साल पूरे हुए हैं उसको मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये अब शहीदों को मैं समझता हूँ कि सच्चा सम्मान है और उनको याद करने का एक अच्छा दिन है। सन 1971 भारत पाक युद्ध के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा 4 मशालें प्रज्वलित की गई है और ये चारों मशालें देश के चारों कोनों में जा रखी हैं। एक मशाल मैं और मेरी टीम उत्तर भारत में घुमा रही हैं। हम सबसे पहले प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रज्वलित की मशाल है, दिल्ली से सबसे पहले बाबूगढ़ के निकले, बाबूगढ़ के बाद हम बरेली से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, नैनीताल और लैंसडाउन, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग होते आज हम यहाँ बरेली में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम जो 1971 के वार वेटरन हैं या वीर नारियां हैं या मार्टर्स के गांव हैं, वीर चक्र हैं, महावीर चक्र हैं, उनको सम्मानित करेंगे। मैं सेंट्रल कमांड की तरफ से नैसुदा दिलीप सिंह, 6 गार्ड राइफल। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के अंतर्गत लसेरा गांव में भालू ने हमला कर एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को जिला चिकित्सालय पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है। देखिए कि कोट ब्लॉक से पौड़ी की दूरी महज 10 से 12 किलोमीटर है और यहाँ पे सुनने में आया है कि इसे टीपी मोड़ पे दे दिया गया है, जो इंद्रेश अस्पताल को संचालित कर रहा है जिसे। और अगर टीपी मोड़ पे देने के बाद भी वहाँ सुविधाएं नहीं होनी थी तो इससे बढ़िया उसे बंद ही कर देते और एक बढ़िया सा प्राइवेट अस्पताल खोल देते जहाँ जनता को बेहतर सुविधाएं घर के नज़दीक मिल जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड से कांप रहा है। पाले और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ठंड के कारण लोग घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंड है। और वैसे सुबह 7 बजे यहाँ पे धूप निकल गई थी, बहुत अच्छी धूप खिलती है सुबह 7 बजे। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे ये जो आप देखिए यहाँ पे कितनी बर्फ़ जमी हुई है। टेम्परेचर तो मुझे इस समय काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है
क्योंकि लखनऊ में इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर था इससे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेक में बर्फ़ जमी हुई है, तो मुझे तो ये लगता है कि माइनस में टेम्परेचर होगा इस टाइम का। इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।